देखिए, ज़िंदगी की जब आप बात करते हो ना तो आपके मोस्टली डिसीजंस कभी आपके मौसा जी कहने पर होते हैं, कभी आपके मामा जी कहने पर होते हैं। लेकिन जब आप रियल एस्टेट बाय करने की बात करो ना, तो इनको अवॉइड करना चाहिए, लाइक योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बॉसेस, बिकॉज़ रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और रियल एस्टेट की जर्नी में आपके लिए कोई भी रिस्क ना हो, इसीलिए हमने ये बनाया है शो व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। हाय, मेरा नाम है आरजे वैभव और साथ में है सोना, और आपके साथ लेकर आए हैं वो शो जहां पर हम बात करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो किससे खरीदें, कैसे खरीदें, या फिर कहां से खरीदें। ये सारे सवालों के जवाब मिलते हैं आपको इसी शो में। बट उससे पहले चलिए आज जानते हैं कि आज के शो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो आज के हमारे शो में इस वायरल सवाल का जवाब हम जानेंगे कि आखिरकार जब आप फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या आपको उस पर जीएसटी भी देना होगा। आगे बढ़ते बढ़ते हम जानेंगे सीबीडी का मतलब अपनी रियल एस्टेट की डिक्शनरी से। एंड व्हेन वी विल मूव ऑन टू मिथ बस्टर, तो ये जो घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है, क्या इससे आपको बेहतर आपके घरों का दाम मिलता है या फिर नहीं, सच है या फिर एक मिथ। आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़े ऐसे क्या क्या फ्रॉड्स है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है इन आवर फुल प्रूफ स्टोरी। सो अभी सबसे पहले जाते हैं हमारी रियल एस्टेट की अपडेट्स की। सबसे पहले अपडेट की बात करूं तो पंजाब के रेवेन्यू एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ब्रह्म शंकर शर्मा जी ने कहा है कि एनओसी ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी इश्यूज हैं उनको जल्द ही सॉल्व किया जाए। खबर नंबर 2 की बात करते हैं। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स रिलैक्सेशन के बाद नए टैक्सेस सामने आने वाले हैं, जिसके चलते हुए 26,500 रेसिडेंशियल और कमर्शियल ओनर्स को फायदा मिलने वाला है। अगली अपडेट की बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ने टोटल 1170 ऐसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आइडेंटिफाई की है जिन्हें अगले 90 दिनों में कन्वेंस डीड दी जाएगी। अभी कन्वेंस डीड क्या होती है? सो बेसिकली कन्वेंस डीड एक फाइनल और लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे बिल्डर लैंड की ओनरशिप को हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफर करता है। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर ना एक छोटे से छोटा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Right? एंड बड़ी चीज ये है कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मल्टीपल लोगों का भी सवाल होता है, तो ऑटोमेटिकली वो सवाल कन्वर्ट होता है हमारे वायरल सवाल में। एब्सोल्युटली। और आज का जो वायरल सवाल है वो आया है ठीक मुंबई से विशाल के द्वारा। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम विशाल है और मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मतलब मेरी वाइफ और एक बेबी है। तो हम भी एक 1 BHK छोटा सा फ्लैट लेने की सोच रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि फ्लैट लेने पर मुझे भी इसमें जीएसटी भी अलग से देना पड़ेगा क्या? यार, सबसे पहले हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे यहाँ पर विशाल को, मतलब खुद का घर खरीद रहा है यार, एंड वो भी मुंबई के अंदर फ्लैट लेना इज अ बिग डील ब्रो। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड अब आपके सवाल की ओर चलते हैं और इसके लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एब्सोल्युटली, हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट नन अदर देन मिस्टर मयंक, जिनको 10 सालों का एक्सपीरियंस है इन दिस रियल एस्टेट की इंडस्ट्री एंड प्लस ही इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल। मयंक सर, ओवर टू यू। सो जीएसटी, यस, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तभी आपको जीएसटी पे करना होगा। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है विथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वो बहुत जरूरी है, तब आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। रेडी विथ ओसी, नो जीएसटी। बट अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है या रेडी प्रॉपर्टी है विदाउट ओसी बिल्डर की, तब यस आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। नॉर्मल हाउसिंग जो होती है उसमें जीएसटी 5% हो गया है अब, और ऑफ द अग्रीमेंट वैल्यू ऑफ द फ्लैट। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी है 1%। नाउ अफोर्डेबल हाउसिंग इज एनीथिंग व्हिच इज कैटेगराइज्ड बिलो 45 lakhs, and in metro cities below 45 lakhs and below 60 square meters of a house size. In non-metro cities in India, it is below 45 lakhs and below 90 square meter is considered as affordable housing. तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट में घर खरीद रहे हैं तब जीएसटी 1% होगा विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और अगर आप नॉर्मल हाउसिंग खरीद रहे हैं तो 5% जीएसटी होगा विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। और हाँ, अगर आप कमर्शियल ऑफिस खरीद रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन तब जीएसटी होगा 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। वो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर, बट मयंक को देखकर ये फील कभी नहीं आता है। ही इज वेरी लाइक ऑन द पॉइंट, बिल्कुल सटीक, सिंपल और साफ सुथरा जवाब। एब्सोल्युटली। अगर आप भी अपने सवालों के जवाब चाहते हैं पाना तो हमें व्हाट्सएप करिए अपने वायरल सवाल यार 9506 104 104 पर। सीबीडी। व्हाट इज सीबीडी? सीबीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। दैट इज ओके, बट होता क्या है? ये मुझे भी नहीं पता।
ये एक्चुअली हम पता करने वाले हैं हमारी आज की रियल एस्टेट डिक्शनरी से। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ सीबीडी। रियल एस्टेट डिक्शनरी। जब आप बात करते हो सीबीडी की, तो सीबीडी हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली एक ऐसा कमर्शियल एरिया होता है जो कि सिटी के सेंटर में लोकेटेड होता है एंड मोर ओवर जो सिटी सेंट्रिक मेजर एक्टिविटीज होती है ना, वो यही होती है। एग्जैक्टली जब आप बात करते हो सीबीडी की, तो ये वो एरिया जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर मैं कहूँ रिटेल आउटलेट्स। तो जो भी मेजर एक्टिविटीज या फिर सबसे ज्यादा रश आपको अगर कहीं नजर आता है तो वो नजर आता है आपको सीबीडी के। और सीबीडी की ना एक खास बात भी होती है, इनफैक्ट इसके जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं ना, वो शहर के अलग एरियाज के मुकाबले काफी ज्यादा होते हैं एंड मोर ओवर आप कह सकते हैं कि सीबीडी जो होता है वो जोन का सबसे महंगा एरिया होता है। एक्सपेंसिव जगह। देखिए कई लोगों के घर के सामने ना आपने एक बोर्ड लगा देखा होगा, फॉर सेल। जी हाँ, ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपना घर बेचने के लिए, बट क्या ये बोर्ड लगाना इज अ गुड आइडिया? एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं इट्स नॉट इवन अ गुड आइडिया, इट्स जस्ट अ वेरी 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 स्मार्ट आइडिया। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो ब्रोकर्स और जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, उनको आप पैसे देने से बच जाते हो और उसके बाद जो वो सेविंग्स होती है वो आपकी एज अ अर्निंग भी यूज हो सकती है। बट माय फ्रेंड, दैट्स अ मिथ। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। देखिए एक बहुत ही कॉमन बिलीव है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद से बेचते हो तो आप वो एजेंट का पैसा बचाते हो और अपने लिए काफी फायदे का सौदा करते हो। बट ब्रो, दैट्स अ मिथ। एब्सोल्युटली। देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल ब्रोकर्स होते हैं, प्रोफेशनल प्रॉपर्टी सेलर्स होते हैं, इनको ना मार्केट की बहुत तगड़ी समझ होती है। इनको पता होता है कि कब किस वक्त जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रहा है एंड इनफैक्ट इनकी हेल्प से आप अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत ही तगड़ा फायदा कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये आपको बहुत फायदे में आपकी प्रॉपर्टी बेच के दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग वो एजेंट की जो कॉस्ट होती है ना उसको कट करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यार हम खुद से बेचेंगे और मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन उस समय हम एक बड़ा लॉस झेल बैठते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि हमें एक्चुअल जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है ना उसका आइडिएशन होता नहीं है एंड इन द एंड घाटा कैसे मिलता है हमें। एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ ये जो लॉस होता है ना, ये कई बार बहुत बड़ा नहीं भी लगता है, बट आप समझिए कि अगर उन पैसों को इन्वेस्ट करके अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगे तो ये अमाउंट कितना होता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें या फिर बेचें, हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। एब्सोल्युटली। शुरुआत में आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे देना, लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म में या फिर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं फायदे का सौदा नजर आएगा। सेलर्स क्या क्या तरकीबें निकालते हैं ना आपको फूल बनाने के लिए, और इसमें से ये जो सबसे कॉमन फ्रॉड होता है ना, वो होता है एक प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों में बेचने का फ्रॉड। और एग्रीकल्चरल लैंड के केस में ये फ्रॉड बहुत कॉमन है। सी ये पूरा सेगमेंट जहां पर हम बात करते हैं ना फूल प्रूफ स्टोरी के, बनाया इसीलिए गया है ताकि आप ऐसे फ्रॉडस्टर से बच सकें और कहीं भी जाकर आप फूल ना बने। तो आज की फूल प्रूफ स्टोरी इज अबाउट कि कैसे सेलर्स एग्रीकल्चरल लैंड को मल्टीपल बायर्स को बेचते हैं और जो ओनरशिप ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है ना वो हमें समझनी जरूरी है जिससे हम फूल ना बने। चलिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं कि जब आप बात करते हो नॉर्मल लैंड की या फिर बिल्डअप प्रॉपर्टीज की, इनकी प्रोसेस कैसे होती है। देखिए सबसे पहले इनको बेचने से पहले सबसे पहले बात होती है कि आप उसके प्राइस को नेगोशिएट करें, यानी कि प्राइस को फाइनल करें। और जब एक बार ये हो जाता है तो उसके बाद एक ATS साइन किया जाता है जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एंड जब फाइनल पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक सेल डीड तैयार की जाती है जिससे फाइनल ओनरशिप दी जा सके। सो इस केस में सेल डीड जो होता है ना वो मेजर ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है म्यूटेशन प्रोसेस। म्यूटेशन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको रजिस्टर कराया जाता है ताकि आपसे प्रॉपर्टी टैक्सेस लिए जा सके। सो अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के केस में ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है। चलिए उसके स्टेप्स को समझते हैं। इसमें भी लैंड का प्राइस नेगोशिएट होने के बाद एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है और फाइनल पेमेंट के बाद सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है और उस सेल डीड को रजिस्टर कराया जाता है एट सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने सेल डीड बना ली तो हमारा काम खत्म हो गया, प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर हो गई, जैसा हमारे दूसरे लैंड एंड बिल्डअप प्रॉपर्टी के केस में होता है। पर एग्रीकल्चरल लैंड के केस में सेल डीड फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। फाइनल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से म्यूटेशन को माना जाता है जो सेल डीड बनाने के बाद होता है। तो जब आप एग्रीकल्चरल लैंड का म्यूटेशन करा लेते हैं तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाती है। म्यूटेशन आपका फाइनल ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होता है एग्रीकल्चरल लैंड के केस में। अब
अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड का म्यूटेशन नहीं कराया है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से जो प्रीवियस ओनर है वही उस लैंड का ओनर माना जाएगा। इस बात का फायदा ही फ्रॉड्स उठाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि सेल डीड के बाद एग्रीकल्चरल लैंड उनकी हो गई। तो आज का हमारा शो होता है यहीं पर खत्म। मैं और वैभव उम्मीद करते हैं कि आपको आज के शो में अपने रियल एस्टेट से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। यस, और आपके जवाब आपको मिल गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर हम अपने सवाल भी भेज सकते हैं आप 9506 104 104 एंड इवन ये कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने सवालों को यहाँ पर पोस्ट कीजिए और अपने इस वीडियो को मौसा जी और अपने मामा जी तक भेजिए जो आपको हर जगह सलाह देते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। मैं हूँ वैभव, साथ है सोना। Prime location.